प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार आज आपके समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ उसका शीर्षक है आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों के मत। जैसा कि हमारी चर्चा थी कि वैदिक सभ्यता के जनक आर्य, जिनके संबंध में कहा गया है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, इसको लेकर के नहीं इतिहासकारों में एक राय नहीं है। आर्यों ने किस स्थान को अपना मूल निवास कहा, इसके संबंध में भी हमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। यद्यपि ऋग्वेद और अथर्ववेद में हमें जो भौगोलिक स्थिति का चित्रण मिलता है, उसके आधार पर कुछ विद्वानों की मान्यता है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो सप्त सैंधव प्रदेश रहा होगा। अथर्ववेद में आर्यों ने अपना मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश को माना है, लेकिन इसके संबंध में जो विद्वानों की अलग अलग राय प्रस्तुत की गई है, आज हम उनके विभिन्न मतों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में किस किस प्रकार के मत यहाँ प्रचलित है। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आर्यों के संबंध में ऋग्वेद में क्या कहा गया है। भारतीय इतिहास में एक पुरानी और बहुचर्चित समस्या यह है कि भारत में वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य कौन थे। आर्य शब्द जातिबोधक है या गुणवाचक है या किसी भाषाई वर्ग का द्योतक है, तथा वे ये किस क्षेत्र के मूल निवासी थे और वहाँ से किस प्रकार विश्व के अन्य क्षेत्रों में इनका प्रसार हुआ, यह हमारे समक्ष एक चुनौती है। आर्यों की पहचान के संबंध में जो ऋग्वेद में जो बात आई है, आर्यों का प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग जाति के अर्थ में नहीं किया गया। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 36 बार किया गया है और प्रत्येक संदर्भ में यह गुणवाचक है, अर्थात इसका प्रयोग इसके विशुद्ध शब्दार्थ श्रेष्ठ या उत्तम के संबंध में किया गया है। न केवल मनुष्यों को आर्य कहा गया है, बल्कि जड़ वस्तुओं जैसे पर्जन्य का अर्थ है बादल, वर्षा, प्रकाश, सोमरस आदि के लिए भी आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। प्राचीन ईरानी भाषा जो वैदिक संस्कृत के बाद की है, इसमें भी आर्य शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन वहाँ भी इसे जाति के अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया गया। प्राचीन तमिल भाषा, यह भी वैदिक संस्कृत के बाद की भाषा है, इसमें भी आर्य को एक जाति के रूप में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। वैदिक भाषा के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए प्राचीन तमिल वासियों ने वैदिक भाषा के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है। अन्य संदर्भ में प्राचीन तमिल साहित्य में अरियर शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया गया है जो तमिलगम अर्थात तमिल क्षेत्र के उत्तर क्षेत्र के निवासी हैं, लेकिन तमिलगम क्षेत्र के निवासियों के लिए अरियर शब्द का व्यवहार या प्रयोग किया गया है। प्राचीन तमिलवासियों ने आर्यों को जाति के रूप में कहीं भी संबोधित नहीं किया है, न ही उन्होंने उत्तर क्षेत्र के निवासियों को विदेशी माना है। कहने का मतलब कि वैदिक साहित्य ही नहीं बल्कि अन्य जो साहित्य है, चाहे हम तमिल साहित्य की बात करें, उनमें भी जाति के रूप में आर्यों को प्रदर्शित नहीं किया गया है। आर्यों की एक जाति के रूप में परिकल्पना जो की गई 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा की गई, और इसकी पृष्ठभूमि में जो बात सामने आई, इनके अनुसार साम्राज्यवादी अहंकार से जुड़े कुछ प्रयोजन थे, जैसा कि भारतीय इतिहासकारों का मानना है। सबसे पहले 1847 में लेसेन नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया। बाद में यह धारणा खूब प्रचलित हुई, लेकिन
विदेशी विद्वानों के एक वर्ग ने आर्यों की जातिवाचक अवधारणा का खंडन किया। अब आर्यों की जाति के रूप में परिकल्पना को गंभीरता से नहीं लिया जाता और ये माना जाने लगा है कि यह मिथक मनगढ़ंत है। विद्वानों के एक वर्ग का मानना है कि आर्य शब्द जाति बोधक नहीं है, बल्कि आर्य शब्द एक भाषा परिवार या भाषा समूह का द्योतक है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार वैज्ञानिक भाषा में आर्य शब्द का अर्थ प्रजाति से बिल्कुल नहीं है, अपितु इसका अभिप्राय भाषा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 1767 ईस्वी में एक फ्रेंच विद्वान के अर्दू ने यहाँ एक चौंकाने वाली घोषणा की कि संस्कृत भाषा तथा यूरोपीय क्लासिकल भाषाओं यूनानी तथा लैटिन में बहुत सी समानता है। इसके बाद अंग्रेज विद्वान सर विलियम जोन्स ने 1786 में यह क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया कि वैदिक संस्कृत तथा यूरोप की कुछ भाषाओं जैसे यूनानी, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, लिथुआनियन आदि तथा मध्य एवं पश्चिमी एशिया की कुछ भाषाओं जैसे जैन, फारसी, पश्तो, बलूची आदि भाषाओं के मध्य एक निश्चित संबंध था और वे सब एक ही परिवार की थी। इन सब का उद्गम किसी एक मूल भाषा से हुआ। विलियम जोन्स का यह शोध उद्घोषणा से यूरोप के विद्वानों द्वारा आश्चर्य प्रकट किया गया। विलियम जोन्स की इस खोज को एक चमत्कारी दृष्टि से देखा गया। हीगेल के अनुसार जोन्स की यह खोज एक नई दुनिया की खोज के समान थी। इससे प्रेरित होकर अनेक विद्वानों ने विभिन्न भाषाओं का वैज्ञानिक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वैदिक संस्कृत एवं यूरोप की अनेक भाषाएं यूनानी, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनी, जर्मनी, अंग्रेजी, लिथुअन, स्लोवेक आदि मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया की बहुत सी भाषाएं, जैन, पारसी, पश्तो, बलूची तथा भारत की अनेक भाषाएं, इन सब के शब्दकोश एवं व्याकरण में आश्चर्यजनक समानता है, जो इस बात की ओर संकेत देती हैं कि ये समस्त भाषाएं किसी एक भाषा परिवार से जुड़ी हैं और इनका उद्गम एवं विकास किसी एक प्राचीनतम मातृभाषा से हुआ है, जिसको बोलने वाले प्रारंभ में किसी एक स्थान पर रहते थे और वहां से वे बाद में विश्व के अन्य क्षेत्रों में प्रसारित हुए। भाषाओं में प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत है। इस भाषा परिवार के समूह को क्या नाम दिया जाए, इसके लिए अनेक नामों का प्रयोग किया गया। हिंदू यूरोपीय या भारोपीय, इंडो यूरोपियन, इंडो जर्मन, इंडो इटालियन या आर्यन। इनमें से आर्य शब्द का प्रयोग इस भाषा परिवार के प्राचीन साहित्य, वैदिक साहित्य एवं इसके बाद ईरानी साहित्य में अनेक बार किया गया। अतः इस भाषा परिवार के लिए आर्य शब्द सहज एवं स्वाभाविक जान पड़ता है। तदनुसार इसके लिए आर्य भाषा परिवार शब्द का प्रयोग अनेक विद्वानों के द्वारा स्वीकृत किया गया। कुछ विद्वानों ने इसके लिए वीरा या विरोज शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया, क्योंकि इनके अनुसार इस भाषा की अनेक प्राचीन भाषाओं में व्यक्ति के लिए वीर या विरोज या इस तरह की ध्वनि वाले अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन अधिक प्रयुक्त एवं प्राचीन शब्द आर्य है। अतः आर्य भाषा परिवार कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। आर्य भाषा परिवार की प्राचीनतम ज्ञात भाषा संस्कृत है तथा संस्कृत भाषा में ही आर्य शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। संस्कृत में लिखा गया है। प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसकी रचना वैदिक आर्यों ने सप्त सैंधव प्रदेश में की। आर्य भाषा परिवार में संस्कृत के न केवल
प्राचीनतम भाषा है, बल्कि सबसे अधिक भाषा वैज्ञानिक भाषा है, जिससे अन्य भाषाओं की व्युत्पत्ति विकास की प्रक्रिया को जानने में सहायता मिलती है। लेकिन यूरोप के अनेक विद्वानों ने संस्कृत को आर्य भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा मानते हुए भी इस भाषा परिवार को मूल भाषा या मातृभाषा मानने से इनकार किया है, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें भारत के सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल स्थान मानना पड़ेगा और वहां से आर्यों के प्रसार को पश्चिम या यूरोप के अन्य देशों में दिखाना पड़ता है। इस कारण जातीय अहंकार के कारण अतः उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि वैदिक संस्कृत से पूर्व आर्य भाषा की कोई मातृभाषा या मूल भाषा रही होगी, जिसको बोलने वाले यूरोप या मध्य एशिया के किसी क्षेत्र के मूल निवासी रहे होंगे और वहां से उनकी एक शाखा भारत में आकर बस गई, जहां आकर उन्होंने संस्कृत भाषा का विकास किया एवं ऋग्वेद की रचना की। लेकिन रोचक बात यह है कि संस्कृत से पूर्व की आर्य भाषा परिवार की किसी अन्य भाषा के अस्तित्व के प्रमाण अभी तक नहीं मिले। न ही विद्वानों के एक बड़े वर्ग द्वारा इस बात को स्वीकार किया जाता है कि आर्य लोग भारत में बाहर से आक्रमणकारी के रूप में आए। कहने का अभिप्राय कि यहाँ संस्कृत भाषा को लेकर के भी विद्वानों में जो आम राय है वो उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया है कि आर्य की ये मूलतः संस्कृत भाषा ही थी, लेकिन वे संस्कृत को अन्य भाषाओं की जननी के रूप में स्वीकार करने में यहाँ संकोच प्रदर्शित करते हैं। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, इस मूल निवास स्थान के संदर्भ में कौन कौन से मत यहाँ विद्वानों के द्वारा प्रचलित किए गए। क्योंकि ये तो माना गया कि आर्य एक भाषा ही परिवार के रूप में सामने आया और इसके बाद में जो संस्कृत भाषा थी उसी भाषा से अन्य भाषाओं का विकास क्रमशः हुआ और यूरोप की अनेक भाषाओं के शब्दकोश में और संस्कृत भाषा के शब्दकोश में प्राय अनेक प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ समानता मिलती है। इस आधार पर इसे भाषाई परिवार कहा गया। आर्यों का जो मूल निवास स्थान कौन सा रहा, इसके संबंध में हम विस्तृत चर्चा करते हैं।